हेलो गाइस, वेलकम टू टेक एंड मीम्स। इस वीडियो में हम डेटा एनालिसिस के यूनिट 2 को डिस्कस करने वाले हैं और आप लोग आई गेस एक्साइटेड होंगे इस वीडियो को कवर करने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी में आपको मैं बता दूँ, एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैलेंज मैं आप लोगों को लाई हूँ जो है, आप उसमें सर्टिफिकेट जीत सकते हैं और साथ ही साथ मस्ती के साथ पढ़ सकते हैं। तो ये चैलेंज क्या है, ये वीडियो के आगे के पोर्शन में मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको एक बहुत ही बढ़िया सर्टिफिकेट मिलेगा जो वेरीफाइड होगा और जो आप अपने रिज्यूमे में लगा सकते हैं, अपनी लर्निंग को शोकेस कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी जो स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं उनके साथ पढ़ सकते हैं। देख लेते हैं सिलेबस हमारा क्या है। बेसिकली ये सब हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखेंगे रिग्रेशन मॉडलिंग क्या होती है। रिग्रेशन वर्ड सुना होगा आप लोगों ने। मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या होता है। बेजियन मॉडलिंग क्या होती है, बेस थ्योरम से रिलेटेड है ये। इन्फेरेंस क्या होता है, बेजियन नेटवर्क्स क्या होते हैं, सपोर्ट वेक्टर क्या होता है और कर्नल मेथड्स क्या होते हैं। ये सब थोड़ा मशीन लर्निंग के भी टॉपिक्स हैं। अगर आपने मशीन लर्निंग से थोड़ा आपका आइडिया है तो उसमें आपको ये हेल्प करेगा। फिर हम देखेंगे कि टाइम सीरीज एनालिसिस, लीनियर सिस्टम्स, नॉन लीनियर डायनेमिक्स, लर्निंग एंड जनरलाइजेशन एंड न्यूरल नेटवर्क्स। वी विल सी कम्पिटिटिव लर्निंग, पीसीए क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, फजी लॉजिक क्या होता है, कैसे हम फजी मॉडल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेटा में से, क्या होते हैं फजी डिसीजन ट्रीज, और स्टोकेस्टिक सर्च मेथड्स क्या होते हैं। तो हम देखते हैं अपना पहला टॉपिक जो कि है रिग्रेशन मॉडलिंग। रिग्रेशन मॉडलिंग बेसिकली ये होता है कि एक ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसमें कि हम एग्जामिन करते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है, मतलब डेटा के बीच में क्या, मतलब एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसमें कि आउटकम आता है रिस्पॉन्स, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है, ये बताता है हमारा इंडिपेंडेंट रिग्रेशन मॉडलिंग। तो बेसिकली हम रिग्रेशन मॉडलिंग पढ़ ही क्यों रहे हैं, इसका यही यूज़ है कि हम इससे नेचर क्या है और स्ट्रेंथ क्या है हमारे रिलेशनशिप की डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में, ये हम फाइंड कर सकते हैं अपने रिग्रेशन मॉडलिंग से। और इस इंफॉर्मेशन का हम लोग यूज़ करेंगे हम प्रिडिक्शन करने के लिए, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी चीज़ पर डिपेंड होता है वो कैसे चेंज हो रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज करने पे, ये देखने के लिए हम रिग्रेशन मॉडलिंग यूज़ करते हैं। तो रिग्रेशन मॉडलिंग के क्या टाइप्स होते हैं। रिग्रेशन मॉडलिंग बेसिकली 4 टाइप में डिवाइड होती है। लीनियर रिग्रेशन होता है, एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है, फिर पॉलिनोमियल रिग्रेशन होता है और फिर मल्टीवेरिएट रिग्रेशन होता है। तो ये जो लीनियर रिग्रेशन होता है ना, इसमें बेसिकली एक लीनियर अप्रोच होता है फॉलो। लीनियर मतलब सीधा। मॉडलिंग रिलेशनशिप बिटवीन अ स्केलर रिस्पॉन्स एंड वन और मोर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। तो मतलब इसमें हम एक स्केलर रिस्पॉन्स और मतलब एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। इस इसके केस में लीनियर रिग्रेशन में एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होता है, उसको बोलते हैं, जब एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होगा तभी हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन लगाते हैं। और इसका यूज़ बेसिकली इसीलिए होता है ताकि हम प्रिडिक्ट कर सकें डिपेंडेंट कॉन्टिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल यूजिंग अ गिवन सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हम इससे रिग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली। और इसमें जो हमारा होता है, जो वैल्यू होती है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स की होती है, वो हम प्रिडिक्ट करते हैं, है ना। कि कैसे हम एक बेस्ट फिट लाइन फाइंड कर सकें जो कि आउटपुट हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकें, है ना। कैसे एक वैल्यू अलग अलग वेरिएबल्स के चेंज होने से कैसे एक हमारी वैल्यू चेंज हो रही है, ये देखते हैं हम। हमने देख लिया लीनियर रिग्रेशन। देखते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेसिकली, अगर हमें कोई क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाएंगे, है ना। अगर इसमें हम बेसिकली किसी भी चीज़ को या फिर एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं कैटेगरीज में, एन कैटेगरीज। और जो ये था इसमें हम करते हैं, इसमें हम क्लासिफाई बेसिकली नहीं करते हैं, है ना। तो जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है इसको हम यूज़ करते हैं टू प्रिडिक्ट द कैटेगोरिकल डिपेंडेंट वेरिएबल यूजिंग अ गिवन सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स।
तो मतलब हमें अगर बहुत सारे आइटम्स दिए हैं और हमें क्लासीफाई करना है कि किस कैटेगरी में आएंगे, जैसे येलो आइटम्स हो गए, ये रेड आइटम्स हो गए, ये आपके हो गए ब्लू आइटम्स हो गए, हमें इनको अलग अलग एक जगह पड़े हुए हैं, तो हमें इनको क्लासीफाई करना है कैटेगरी में, तो हम यूज़ करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसीलिए इसको क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़ किया जाता है। जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है, इसमें हम प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या वैल्यू होगी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम एक तरीके का एस कर्व फाइंड करते हैं, जिसका यूज़ करके हम क्लासीफाई कर सकते हैं अपने सैंपल्स को, है ना। एस कर्व टाइप का एक ग्राफ बनता है हमारा, जिससे कि हम क्लासीफाई करते हैं। और जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन मेथड होता है, इसका यूज़ किया जाता है कि एक्यूरेसी को हम एस्टिमेट करें, है ना। जैसे कि लीनियर रिग्रेशन में हम लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन मेथड लगा रहे थे, इसमें हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन मेथड लगाते हैं अपनी एक्यूरेसी कितनी हमारे प्रिडिक्शन की वो जानने के लिए। जो आउटपुट होता है इसका एक तरह की कैटेगोरिकल वैल्यू होती है, मतलब 0 या 1, मतलब ये तो बिलोंग नहीं करेगा या फिर करेगा, यस हुआ या फिर आंसर नो हुआ। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ये नहीं ज़रूरी है कि लीनियर रिलेशनशिप ही हो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, ये नॉन लीनियर भी हो सकती है, और इसमें कोई भी कोलिनियरिटी नहीं होती है डिपेंडेंट वेरिएबल में। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल आप मान लो जीमेल में जो आपका स्पैम फिल्टर होता है, तो आपके ईमेल्स को क्लासिफाई कर देता है एज स्पैम और नॉट स्पैम, एज प्रमोशन, एज नॉर्मल मेल, एज स्पैम, एज प्रमोशनल। तो वो सारा फीचर जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ करके ही बनाया जाता है, क्योंकि वो आपके वैल्यूज या फिर आपके ईमेल्स को क्लासीफाई कर देता है कैटेगरीज में। आगे बढ़ते हैं, ये आ जाता है अब हमारा पॉलिनोमियल रिग्रेशन यहाँ पे। तो स्टैटिस्टिक्स में पॉलिनोमियल रिग्रेशन एक तरीके का रिग्रेशन एनालिसिस है, जहाँ पे कि हम जो अपने रिलेशनशिप बताते हैं एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के बीच में और एक डिपेंडेंट वेरिएबल y के बीच में, जिसका एक मॉडल बनता है nth डिग्री पॉलिनोमियल इन x। मतलब ये किसी भी टाइप का हायर डिग्री जिसकी डिग्री एक से ज़्यादा हो, उस टाइप का अगर कोई भी इक्वेशन बन रही है, तो उसको हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन के थ्रू हम उसको दिखाते हैं, है ना। तो अगर कोई एक वेरिएबल है और दूसरे वेरिएबल के बीच में लीनियर नहीं बल्कि किसी भी डिग्री की एक्सपोनेंशियल हो सकता है और क्वाड्रेटिक हो सकता है, इस टाइप का रिलेशन है, तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन होता है। मल्टीवेरिएट एनालिसिस हम देखते हैं, इसमें एक तरीके से हम एग्जामिन करते हैं रिलेशनशिप डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में एक टाइम पे, मतलब एक नहीं बहुत सारे मल्टीपल, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, ये बहुत सारे वेरिएबल्स के बीच में आपको बताता है कि क्या रिलेशनशिप है और कैसे हमारा जो मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स किस तरह से रिलेटेड है। इसका यूज़ बहुत चीज़ों में होता है, जैसे सोशल साइंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, बायोलॉजी हो गया, फाइनेंस हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ों में। और ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, मतलब इसके अंदर भी कैटेगरीज हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस की। वो कैटेगरीज क्या क्या हैं, जैसे कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस में हो गया मल्टीवेरिएट रिग्रेशन हो गया, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो कि हम अभी आगे देखेंगे, फैक्टर एनालिसिस हो गया, क्लस्टर एनालिसिस हो गया और डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। तो ये सब बेसिकली जो आपके हैं तरीके से टाइप्स हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस के, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं। मल्टीवेरिएट रिग्रेशन को हम कह सकते हैं कि लीनियर रिग्रेशन के जैसा ही होता है, बट इसमें एक है कि इसमें एक से ज़्यादा, इसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं कि हम प्रेडिक्ट करने के लिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रेडिक्ट करते हैं कैसे चेंज हो रहा है एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज करने पे। जो हमारा आप देखते हैं वो पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। पीसीए बेसिकली एक तरह की टेक्निक है जिसमें कि हम डेटा हमारा बहुत बड़ा डायमेंशनल डेटा होता है ना, जैसे हाई डायमेंशनल डेटा, उसको हम उसकी डायमेंशनलिटी को रिड्यूस कर देते हैं। कैसे करते हैं, उसको पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं और डेटा के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है उसको आइडेंटिफाई करके हम उस डेटा को एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फैक्टर एनालिसिस में बेसिकली हम क्या करते हैं,
ये तरीके की टेक्निक है जिसमें कि हम एक अंडरलाइन फैक्टर्स, मतलब क्या फैक्टर्स किसी भी चीज़ को इफेक्ट कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स किसी भी वेरिएबल को अफेक्ट कर रहे हैं किसी सिस्टम में, तो फैक्टर एनालिसिस से हम पता लगा सकते हैं कैसे एक वैल्यू को चेंज करने पर दूसरी वैल्यूज चेंज हो रही हैं। क्लस्टर एनालिसिस में बेसिकली हम करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप बना देते हैं और उसको क्लस्टर के फॉर्म में सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर देते हैं क्लस्टर्स में। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में हम एक तरीके की टेक्निक है जिसमें कि डिटरमाइन करते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं, कौन से वेरिएबल्स हम यूज़ करके, मतलब डिस्क्रिमिनेंट मतलब हम रिलेट करो उस वर्ड से डिस्क्रिमिनेशन, तो हम ऐसे वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करते हैं जिसके यूज़ करके हम डिस्क्रिमिनेट कर सकें दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स में, है ना। तो गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब अगला टॉपिक जो बेस थ्योरम है। बेस थ्योरम बेसिकली मुझे लगता है मैथमेटिक्स में आप सबने पढ़ा ही होगा कभी ना कभी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ये पढ़ाया जाता है टॉपिक। तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होता है और हम इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की दी है तो जिस इवेंट की हमें नहीं पता है उसको हम कैसे फाइंड कर सकें ये बेस थ्योरम बताता है। तो हम देखते हैं बेस थ्योरम से ही एक बेस बनता है बेजियन मॉडलिंग का। तो बेजियन मॉडलिंग एक तरीका है जो बेस थ्योरम के बेसिस पे वर्क करता है। इसका गोल यही होता है जो हम ये बताता है कि मोस्ट प्रोबेबल हाइपोथेसिस क्या होगा। अगर हमारे पास कोई डेटा दी दिया है और उसके साथ हमें कुछ इनिशियल नॉलेज दी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है किसी डेटा के अकर करने की, और कई सारे जो अब हाइपोथेसिस दिए हैं जो एच से डिनोट होते हैं उन सब की प्रायर प्रोबेबिलिटी दी है और हमारे पास कुछ डेटा डी दिया है ना। तो इनिशियल नॉलेज और प्रोबेबिलिटी का यूज करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली कौन सी हाइपोथेसिस आपकी होगी, है ना। तो Bayesian modeling is a tool for making predictions and estimating parameters in situations where there is uncertainty and prior information is available। मतलब जहाँ पे हमें कुछ प्रिडिक्शन करना है पर हमारे पास अनसर्टेनिटी है बट हमारे पास कुछ पहले का डेटा अवेलेबल है तो हम बेजियन मॉडलिंग वहाँ लगा सकते हैं। तो बेस थ्योरम के कुछ बेसिक ऐसे फॉर्मूलाज हैं, जैसे ये हो गया एक फॉर्मूला, कुछ एक मैक्सिमम लाइक्लीहुड का ये फॉर्मूला हो जाता है जिसमें कि हम थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट हो जाता है। मतलब ये थोड़ा आपके एग्जाम में फॉर्मूला तो मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट है ये। अगर आपको इंटरेस्ट लगे और आपके पास टाइम बचे तो आप इसको देख लेना थोड़ा। मैं इसको अभी के लिए थोड़ा स्किप इसलिए कर रही हूँ कि ये पोर्शन आने की चांस कम है और इसमें हमें इतना फॉर्मूला याद करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है पढ़ने के बाद और आप चाहते हो एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट कर देना, मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि बेजियन नेटवर्क्स क्या होते हैं। बेजियन नेटवर्क्स देखिए कुछ नहीं होता है, एक तरीके के ग्राफिकल मॉडल्स है जिससे हम ग्राफ्स बनाते हैं ना। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कुछ नहीं रिप्रेजेंट करता है, बस ये रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल्स के बीच में। और क्या यूज करता है, यूज करता है एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। डायरेक्टेड मतलब जिसमें एक डायरेक्शन हो, है ना। एसाइक्लिक हो जिसमें कि जरूरी नहीं है साइकिल हो, है ना। और जहाँ पे जो नोड्स होती हैं ना वो रिप्रेजेंट करती हैं वेरिएबल्स को, और जो एजेस होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं, नोड्स आपके वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करती हैं और एजेस प्रोबेबिलिस्टिक डिपेंडेंसीज को। प्रोबेबिलिस्टिक डिपेंडेंसीज मतलब कि कौन सी, कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पे कितना डिपेंड करता है, कितनी प्रोबेबिलिटी है वेरिएबल्स एक दूसरे पर डिपेंड होने की, ये बताता है। तो बेजियर नेटवर्क बेसिकली आपका एक सेट ऑफ वेरिएबल्स को बताता है और उनकी कंडीशनल डिपेंडेंसीज दिखाता है वाया डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। तो मतलब एक तरीके का डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है जो कि वेरिएबल्स के बीच में क्या डिपेंडेंसी है, कितनी कंडीशनल डिपेंडेंसी है, ये बताता है। तो इन्फेरेंस जो होता है ना बेसिकली इसमें आपका बेजियन नेटवर्क्स में जो इन्फेरेंस नाम की चीज़ है वो आपका हेल्प करती है कैलकुलेट करने में पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने में इन्फेरेंस हेल्प करता है ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स यूजिंग गिवन
evidence about other variables। मतलब अगर हमें किसी भी बेजियर नेटवर्क में हमें पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक या एक ज़्यादा वेरिएबल की, तो हम उसमें बेसिकली जो बेजियर नेटवर्क होता है वो बेसिकली इसका डायग्राम इस तरीके से दिखता है। आप देख सकते हो इसमें कुछ आपकी नोड्स हैं, जैसे कि स्प्रिंकलर हो गया, एक रेन हो गया आपका, एक ग्रास बेट हो गया, ये तरह की नोड्स हैं आपकी, है ना। और जो आपके ये एरोज हैं ये प्रोबेबिलिस्टिक डिपेंडेंसीज को दिखा रहे हैं कि ऐसे जो स्प्रिंकलर है वो स्प्रिंकलिंग तभी होगी जब रेन होगी, और ग्रास बेड तब होगी जब स्प्रिंकलिंग होगी, ग्रास बेड तब भी होगी जब रेन होगी। तो ये डिपेंडेंसी दिखा रहा है, और जो नोड्स हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं ये बता रहा है ना। तो बेजियर नेटवर्क का यूज़ क्यों होता है, क्योंकि इससे हम मॉडल कर सकते हैं कोरिलेशन रिलेशनशिप। कोरिलेशन मतलब कैसे एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कितना और कैसे अफेक्ट कर रहा है किसी भी वेरिएबल्स के बीच में। तो बेजियन नेटवर्क्स जो होते हैं ना ये हमको मॉडल करने में और रीजन करने में बताते हैं कि कितनी अनसर्टेनिटी है किसी चीज़ में, किसी चीज़ के होने की कितनी अनसर्टेनिटी है। बेजियन बिलीफ नेटवर्क्स जो होते हैं बेसिकली, बीबीएन जो होता है ना बेसिकली बेजियन बिलीफ नेटवर्क्स के लिए स्टैंड करता है। और जिससे मान लो जो ये हेल्प करता है हमारा अकोमोडेट करने के लिए सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव डेटा। तो मान लो कोई सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो हमें पता है और जो हमें नहीं पता है वो सारे प्रोबेबिलिटी अकोमोडेट करता है बेजियर नेटवर्क, है ना। तो ये डायग्राम आप ज़रूर इसको थोड़ा याद कर लो, अगर बेजियर नेटवर्क्स के बारे में कोई भी डायग्राम कोई भी क्वेश्चन आए तो ये डायग्राम आप बनाना। तो इससे एग्जामिनर को भी क्लियर हो जाएगा कि आपको एक कॉन्सेप्ट पता है, और इससे देखो आप भी याद रख सकते हो कि कैसे ये रिलेशनशिप वर्क करती है। तो गाइस जो हमारा सपोर्ट वेक्टर होता है, बेसिकली सपोर्ट वेक्टर मशीन एक तरह की सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है, जिसका एम यही होता है कि हम एक ऑप्टिमल हाइपर प्लेन फाइंड करें जो कि हमारे डेटा को सेपरेट कर दे डिफरेंट क्लासेस में, है ना। ऑप्टिमल हाइपर प्लेन इसमें क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ जो मैक्सिमाइज करते मार्जिन और द डिस्टेंस बिटवीन द हाइपर प्लेन एंड द closest data points from each class, है ना। SVMs can also use kernel functions भी यूज़ करते हैं SVM, और ये यूज़ करते हैं ओरिजिनल इनपुट डेटा को एक हायर डायमेंशनल स्पेस में कन्वर्ट कर देते हैं, जहाँ से कि हम इजीली एक सेपरेटिंग हाइपर प्लेन फाइंड कर सकें। तो बेसिकली SVM इस टाइप का एक ग्राफ मान लो जो कि एक ऑप्टिमल हाइपर प्लेन बनाता है, जो कि जैसे एक सर्किल्स टाइप के डेटा पॉइंट्स हैं और स्क्वायर्स टाइप के हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, तो उनको सेपरेट करने का काम करता है ये SVM या सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो ऑप्टिमल हाइपर प्लेन बेसिकली ये प्लेन होता है जो कि डेटा को डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में डिवाइड कर देता है। तो हम देखते हैं आगे कर्नल मेथड्स क्या होते हैं। बेसिकली हमने देखा था ना कि SVM कर्नल फंक्शंस का भी यूज़ करते हैं डेटा को हायर डायमेंशनल स्पेस, मतलब ओरिजिनल डेटा को हाई डायमेंशनल में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हम इजीली उसको सेपरेट कर सकें इस तरह से। तो कर्नल मेथड्स बेसिकली एक तरह के टाइप ऑफ एल्गोरिदम्स हैं जिनका यूज़ करके, जो कि कर्नल फंक्शंस का यूज़ करते हैं कंप्यूट करने के लिए सिमिलैरिटी बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ डेटा। तो हमें बेसिकली जब सिमिलैरिटी किसी डेटा के बीच में निकालनी है तो हम कर्नल मेथड्स का यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारे जो इनपुट डेटा जो हमारा होता है उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनटू हायर डायमेंशनल फीचर स्पेस, जहाँ पे कि हम इजीली लीनियर मेथड्स लगा सकते हैं। और ये बहुत ही कॉमनली यूज जो कर्नल फंक्शंस हमारे हैं वो आ जाते हैं लीनियर, पॉलिनोमियल और रेडियल बेसिस फंक्शंस, है ना। तो बेसिकली कर्नल मेथड्स क्या करते हैं कि ये जो होते हैं कि कंप्यूट करते हैं सिमिलैरिटी बिटवीन डेटा पॉइंट्स, और जो हमारा इनपुट डेटा होता है उसको हायर डायमेंशनल फीचर स्पेस में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हम इजीली सपोर्ट वेक्टर मशीन के थ्रू उसको ऑप्टिमल हाइपरप्लेन में डिवाइड कर सकें। और इसके कुछ कॉमन एग्जांपल हैं जैसे कि लीनियर, पॉलिनोमियल और रेडियल बेसिस फंक्शंस, ये कर्नल मेथड्स के पॉपुलर यूज्ड एग्जांपल्स हैं। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा एक टॉपिक जो कि इसका नाम रूल इंडक्शन है। इंडक्शन वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, जिससे हम लोग मैथमेटिक्स में
करते थे ना कि हम लोग इंडक्शन के थ्रू प्रूव करते थे कोई थ्योरम, उसी टाइप का इंडक्शन की मीनिंग हो जाती है, वही चीज़ है। मैथमेटिक्स में हम लोग किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए इंडक्शन का यूज़ करते थे। तो रूल इंडक्शन एल्गोरिदम्स को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में बेसिकली। तो इनकी दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होती है टॉप डाउन होती है और एक बॉटम अप होती है। जो टॉप डाउन एल्गोरिदम्स होती हैं वो एक जनरल रूल से स्टार्ट करती हैं, जो कि पूरे डेटा सेट में लगाया जाता है और फिर रिफाइन कर दिया जाता है रूल को जो भी डेटा होता है उसके हिसाब से, है ना। एक जनरल रूल पूरे डेटा में लगाते हैं और फिर जो रिफाइन कर दिया जाता है उस रूल को, जो भी जिस टाइप का डेटा है उस हिसाब से रूल को चेंज कर देते हैं। बॉटम अप एल्गोरिदम्स में बेसिकली क्या होता है कि ये डेटा से स्टार्ट करते हैं और फिर उनको ग्रुप कर देते हैं एक साथ कॉमन एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे। तो टॉप डाउन में हम लोग बेसिकली रूल से स्टार्ट करके डेटा की तरफ आ रहे थे, और बॉटम अप में हम लोग डेटा से स्टार्ट करके एक रूल की तरह कॉमन एट्रीब्यूट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये एक तरह से अपोजिट्स हैं। तो रूल इंडक्शन हमने देख लिया दो टाइप्स के होते हैं, टॉप डाउन बॉटम अप। तो गाइज अब हम देखते हैं न्यूरल नेटवर्क्स में लर्निंग क्या होती है और जनरलाइजेशन क्या होता है। तो लर्निंग बेसिकली हम पहले देख लेते हैं न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं। तो जो हमारा इंसान का ब्रेन है तो उसमें बेसिकली न्यूरॉन्स ही होते हैं, और न्यूरल नेटवर्क्स एक तरीके से हमारे जो कंप्यूटर जो लर्न करता है चीज़ें, उसमें जो जो उसका ब्रेन मान लो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के न्यूरल नेटवर्क्स के फॉर्म में। तो ये थोड़ा एआई का पार्ट आ जाता है। तो लर्निंग क्या होती है इसमें न्यूरल नेटवर्क। लर्निंग न्यूरल नेटवर्क में रिफर करती है तो प्रोसेस ऑफ adjusting the weights and biases of the network to improve its performance on a particular task। तो हम जो वेट्स और बायस होते हैं किसी नेटवर्क के उसको हम एडजस्ट कर देते हैं ताकि हमारे जो नेटवर्क का परफॉर्मेंस है इम्प्रूव हो जाए। ये टिपिकली हम कैसे करते हैं, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड बैक प्रोपगेशन, जिसमें कि इन्वॉल्व होता है प्रोपगेटिंग हमारी जो एरर्स होती हैं किसी भी सिस्टम की, उनको हम जैसे कोई न्यूरल नेटवर्क है उसमें हम जो एरर्स हैं उसको फिर से हम रेक्टिफाई करने के लिए इनपुट फिर से भेजते हैं अपने नेटवर्क में ताकि वो एरर रेक्टिफाई हो जाए। और जो ये फिर से हम भेज रहे हैं बैक करके अपने आउटपुट को फिर से इनपुट कर रहे हैं, वो बैक प्रोपगेशन होता है। इसमें हम जो एरर्स होती हैं propagate which involves propagating the errors from the output layer back through the network and adjusting the weights and biases accordingly, है ना। तो जैसे हमारा मान लो कोई नेटवर्क है और उसमें हमारे पास ये इनपुट से आ रहा है आउटपुट आ रहा है, और आउटपुट हमारा गलत है तो फिर हम उसको रिवर्स करके फिर इनपुट में भेजेंगे ताकि हमारा जो एरर है वो सही हो सके। जनरलाइजेशन में क्या होता है बेसिकली, ये एबिलिटी होती है नेटवर्क की टू परफॉर्म वेल ऑन अ न्यू अनसीन डेटा। तो हाँ, जो हमारा न्यू डेटा है जो अभी तक नेटवर्क में कभी नहीं देखा, उस टाइप के डेटा में कैसे हमारा न्यूरल नेटवर्क अच्छे से काम करे, वो जनरलाइजेशन है। A network that has good generalization performance is able to accurately predict the outputs for new inputs that were not involved in the training set। जिस नेटवर्क का जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस अच्छा है तो वो आउटपुट ऐसे भी इनपुट आउटपुट अच्छा देगा जिस इनपुट के बारे में उसे नहीं पता है। जनरलाइजेशन का हम वैल्यूएशन पर्टिकुलरली कैसे करते हैं कि कोई नेटवर्क में है जनरलाइजेशन अच्छा कि नहीं है, वो इस तरह से किया जाता है कि एक सेपरेट वैलिडेशन सेट या फिर बाय क्रॉस वैलिडेशन हम ये सब करते हैं यूजिंग अ सेपरेट वैलिडेशन सेट और क्रॉस वैलिडेशन। मतलब एक अलग से डेटा सेट बनाया जाता है जो कि हो सकता है ओरिजिनल इनपुट से थोड़ा अलग होता हो, ताकि हम ये कंफर्म कर सकें अगर कोई न्यू डेटा हम अपने न्यूरल नेटवर्क को देंगे तो वो कैसा आउटपुट देगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आ जाता है हमारा अब न्यूरल नेटवर्क्स में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो कि हो जाता है ओवरफिटिंग का। तो ओवरफिटिंग एक कोई मैकेनिज्म नहीं बल्कि एक कॉमन प्रॉब्लम जो न्यूरल नेटवर्क्स में आ जाती है। वो प्रॉब्लम यही है कि जब न्यूरल नेटवर्क कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स बन जाता है और वो उसमें अपने आप को एरर्स भी या फिर नॉइज़ जो होती है ना उसको भी फिट करने लगता है ट्रेनिंग डेटा में, और पैटर्न्स को फाइंड करने की जगह वो एरर्स को भी अपने अंदर अकोमोडेट करने लगता है, क्योंकि जब हमारा बहुत बड़े स्केल पे जब वर्क होता है न्यूरल नेटवर्क पे तो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है कि कुछ एरर्स आने लगती हैं हमारे न्यूरल नेटवर्क में। तो इससे क्या हो सकता है कि हमारा बहुत ही ख़राब जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस हो सकता है।
इसका मतलब हम अगर न्यू डेटा देंगे अपने नेटवर्क को तो वो गलत ही रिजल्ट्स देगा। तो इसमें टेक्निक सच एज रेगुलराइजेशन, जैसे कि टेक्निक्स कुछ हो जाती हैं, जैसे कि रेगुलराइजेशन, अर्ली स्टॉपिंग एंड ड्रॉप आउट आर ऑफन यूज्ड टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग एंड इम्प्रूव द जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस। तो रेगुलराइजेशन, अर्ली स्टॉपिंग और ड्रॉप आउट, ये कुछ तरीके के मेथड्स हैं जिससे कि हम ओवरफिटिंग को किसी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। ओवरफिटिंग जो होता है एक तरीके का हम कह सकते हैं स्नीकी ट्रबल मेकर है न्यूरल नेटवर्क्स में, मतलब एक हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करता है ओवरफिटिंग न्यूरल नेटवर्क में। मान लो कोई एक साइंटिस्ट है जिसका लैब कोट है, वो लैब कोट पहना हुआ है वो, और मशीन लर्निंग मॉडल बना रहा है बहुत ही फालतू के तरीके से, मान लो बहुत ही मतलब हैप्पीज़ार्डली या फिर बहुत ही जल्दी में बहुत ही उसमें बना रहा है कोई मशीन लर्निंग मॉडल। तो मतलब उनको अपने बॉस, उस साइंटिस्ट को अपने बॉस को इतना इम्प्रेस करने की जल्दी है कि वो ऐसा नेटवर्क बना देते हैं कि वो हर एक छोटी से छोटी डिटेल को भी मेमोराइजेस, इवन द टाइनी डिटेल ऑफ द ट्रेनिंग डेटा, इवन द मीनिंगलेस नॉइस। मतलब मान लो ओवरफिटिंग, ये ऐसा साइंटिस्ट है जो इतना बिजी है मशीन लर्निंग मॉडल जल्दी से बना के सबमिट करने में कि वो इतना ख़राब मॉडल बना देता है जो हर एक छोटी डिटेल को मेमोराइज कर लेता है, और नॉइज़ मतलब एरर्स और फालतू के डेटा को भी मेमोराइज कर लेता है ना। ओवरफिटिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक। तो हम इसी को हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से भी देखते हैं जो कि इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमने पढ़ तो लिया बट हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं इन सब चीज़ों का, वो देखना भी बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए एज इंजीनियर, एज अ स्टूडेंट। तो मान लो कोई पिज़्ज़ा डिलीवरी ऐप है जो कि यूज़ करता है न्यूरल नेटवर्क ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है उसके पुराने ऑर्डर को देख के। तो अगर नेटवर्क ने ओवरफिटिंग कर दी किसी तरह तो हो सकता है वो बहुत ही ऐसे रिकमेंडेशन यूज़र को देने लगे जो यूज़र को ना पसंद हो, मान लो पाइनएप्पल फ्लेवर जो आपको ना पसंद हो, क्योंकि जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि कुछ कस्टमरों ने एक बार ऑर्डर कर दिया था वो कॉम्बिनेशन। मान लो वो वेजिटेरियन लोगों को नॉन वेजिटेरियन पिज़्ज़ा दिखाने लगे क्योंकि गलती से वो किसी यूज़र ने वो ऑर्डर कर दिया हो तो वो आपको भी दिखाने लगे। तो ये एक तरीके से ओवरफिटिंग का एक एग्जांपल है रियल वर्ल्ड में, है ना। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं जो हमारे दुनिया में ऑटोनॉमस व्हीकल्स हैं, मतलब जहाँ पे हम सेल्फ ड्राइविंग कार यूज़ करते हैं। अगर कोई न्यूरल नेटवर्क में ओवरफिटिंग हो जाए तो वो कंफ्यूज हो सकता है और किसी भी पेडेस्ट्रियन को हार्म कर सकता है। हो सकता है वो बहुत अचानक से ब्रेक लगा दे या फिर दूसरे ड्राइवर्स को भी बहुत दिक्कत करे। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो न्यूरल नेटवर्क्स में रियल लाइफ में भी आ सकती हैं और आती भी हैं। इसीलिए सेल्फ ड्राइविंग कार्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा मतलब हाँ, आपको बहुत ज़्यादा चेक करके इसको इम्प्लीमेंट करने वाली चीज़ है। मान लीजिए कोई एक रोबोट है, उसने जिसको डिज़ाइन इसलिए किया है ताकि वो पैकेजेस को वेयर हाउस में सॉर्ट कर सके, अलग अलग टाइप के पैकेजेस को अलग अलग तरीके से रख सके। तो मान लो अगर किसी न्यूरल नेटवर्क में ओवरफिटिंग है तो वो रोबोट हो सकता है कि वो बॉक्सेस को हो सकता है इस बेसिस पे कैटेगराइज करने लगे कि उसमें किस पैटर्न पे डस्ट है, डस्ट पड़ी है, ना कि उसके एक्चुअल कंटेंट के बेसिस पे। मतलब कोई भी, मतलब अगर रोबोट आपका डिफाइंड पैटर्न से अलग काम करने लगे तो मान लो कि उसमें ओवरफिटिंग हो गई है। तो इन सब को चीज़ों को हम रोकने के लिए हम हमारे पास कुछ ट्रिक्स होती हैं, जैसे कि रेगुलराइजेशन हमने देखा था। रेगुलराइजेशन में क्या होता है कि हम नेटवर्क को एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान देते हैं ताकि उसका जो ट्रेनिंग डेटा में ही वो रहे और वो ज़्यादा कोई फालतू की डिटेल्स को ना ऐड करे अपने आप में। अर्ली स्टॉपिंग होता है, मतलब वो एक तरीके का टाइम कॉन्शियस कोच है जो ध्यान रखता है कि नेटवर्क की प्रोग्रेस पे और स्टॉप करता है ट्रेनिंग अर्ली इफ इट इज ऑब्सेसिंग टू मच ओवर द ट्रेनिंग डेटा। मतलब अर्ली स्टॉपिंग होता है कि जब तक हमारा नेटवर्क सही डेटा फीड हो रहा है उसमें जो नेटवर्क में, तब तक वो ट्रेनिंग रखेगा, नहीं तो वो स्टॉप कर देगा ट्रेनिंग को। रेगुलराइजेशन होता है जो स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो कराता है।
ड्रॉप आउट होता है एक तरीके से अटेंशन, इज लाइक एन अटेंशन सीकिंग सेलिब्रिटी, मतलब ये रैंडमली स्विच ऑफ कर देता है some of the network's neurons during training, forcing it to learn redundancy, not rely too much on the specific patterns. मतलब ये नेटवर्क को बताता है that आप तरीके से कह सकते हो कि न्यूरल नेटवर्क को अच्छे से काम करने में हेल्प करता है विद प्रेसिजन एंड ग्रेस, और ना कि जो ट्रेनिंग डेटा के जो फालतू के एलिमेंट्स से इफेक्ट नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये एक तरीके से आपका जो बायोलॉजिकल ह्यूमंस में न्यूरॉन्स होते हैं उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का भी, है ना। तो हमारा जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन होता है ह्यूमंस का ब्रेन में, वो किस तरह का होता है, उसमें एक एक्सॉन होती है ना, एक सोमा होता है, एक्सॉन होती है, सोमा होता है, एक साइनेप्सेस होते हैं बहुत सारे, डेंड्राइट्स होते हैं बहुत सारे। तो एक तरीके से ये ह्यूमन ब्रेन का जो है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है ना। तो हमारा जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वो भी ह्यूमन ब्रेन की तरह ही, बायोलॉजिकल ब्रेन की तरह ही होता है, और एक तरह से नेटवर्क होता है हाईली इंटरकनेक्टेड न्यूरल कंप्यूटिंग एलिमेंट्स का। इसकी एबिलिटी होती है कि वो लर्न करता है और रिड्यूस करता है नॉलेज को, जैसे कि ह्यूमन ब्रेन में भी होता है। ह्यूमन ब्रेन में भी बहुत सारे इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स इम्पल्सेस ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को। तो आर्टिफिशियल न्यूरॉन या फिर परसेप्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, उसका मॉडल कैसा होता है, ताकि फाइनल आउटपुट, फॉर जनरेटिंग द फाइनल आउटपुट द सम इज पास्ड टू अ नॉन लीनियर फिल्टर कॉल्ड एक्टिवेशन फंक्शंस। हमारे एक्टिवेशन न्यूरॉन में फाइनल आउटपुट जनरेट करने के लिए जो हमारा सम होता है उसको पास किया जाता है थ्रू एक्टिवेशन फंक्शंस, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उस डायग्राम में कि जो हमारा ये हमारा एक मॉडल है आर्टिफिशियल न्यूरॉन या परसेप्ट्रॉन का, है ना। तो यहाँ पे x1 x2 से लेकर xn तक हमने लगाए हैं वेट्स, जो कि डॉट डॉट से दिखाए हमने बॉल टाइप के। फिर यहाँ पे वेट्स हमने लगाए हैं, इन्हीं पे एक लाइन ड्रॉ करके W1 से लेकर WN तक, है ना। और ये एक्स नॉट है, ये 1 ही रहता है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, एक्स नॉट की वैल्यू 1 नहीं रहती है डिफ़ॉल्ट, है ना। फिर उसके बाद एक समेशन यूनिट आती है जो कि सम कर देती है इन्हीं सारे जो भी वेट्स और इनपुट्स को, है ना। तो ये सम कर देती है सभी को i इक्वल टू इनपुट्स में करके। फिर यहाँ पे थ्रेशोल्डिंग यूनिट आ जाती है, और जो कि हमारे जो भी इनपुट्स हैं उस पर एक एक्टिवेशन फंक्शन लगाती है, चेक करती है कि न्यूरॉन एक्टिवेट होगा कि नहीं, और फिर हमारा फाइनली आउटपुट जनरेट होता है ना। तो एक तरीके से मॉडल हो गया आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। तो आउटपुट हमारा इस केस में 1 आता है या फिर -1 आता है ना। अब आगे देखते हैं। तो एक आ जाता है हमारा सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क या फिर सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन। इसमें बेसिकली दो ही लेयर्स होती हैं, एक इनपुट लेयर हो जाएगी और एक आउटपुट लेयर हो जाएगी। दो लेयर होंगी तो सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क या सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन बोलते हैं। तो एक सिंगल लेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ओनली द आउटपुट लेयर, सिर्फ आउटपुट लेयर में ही कंप्यूटेशन होते हैं बस, और किसी लेयर में कुछ नहीं होता है। ये जैसे हमारी इनपुट लेयर है x1 x2 से लेके xn तक इनपुट लेयर हो गई, और ये हमारी आउटपुट लेयर है y1 y2 yn से। तो x1 देख रहे हो आप, y1 से भी कनेक्ट है, y2 से भी कनेक्ट है और yn से भी कनेक्ट है। वही इसी तरह x2 भी हमारा y1 से कनेक्ट है, y2 से कनेक्ट है, yn से कनेक्टेड है। xn भी हमारा y1 से कनेक्ट है, y2 से कनेक्ट है, yn से कनेक्टेड है। तो ये हमारा एक तरीके से जिसमें सिर्फ एक इनपुट आउटपुट लेयर है, वो एक इनपुट और एक आउटपुट लेयर, मतलब दो लेयर सिर्फ हैं जो सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है। फिर हम देखते हैं मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, मतलब इसमें एक इनपुट लेयर होगी और एक आउटपुट लेयर सिर्फ इसमें होगी। एक इनपुट लेयर एक आउटपुट लेयर, बट इसमें एक या फिर एक से बहुत ज़्यादा हिडन लेयर्स भी होती हैं। ये इसका एक डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है। कंप्यूटेशनल यूनिट जो हिडन लेयर की होती है उसको हिडन न्यूरॉन्स बोला जाता है ना, जो कि कंप्यूटेशंस करती है। हिडन लेयर्स जो बेसिकली होती हैं हमको हेल्प करती हैं यूजफुल इंटरमीडिएरी कंप्यूटेशंस को परफॉर्म करने के लिए, है ना।
हिडन लेयर्स हेल्प करती हैं यूजफुल इंटरमीडिएरी कंप्यूटेशंस को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि इसमें डायग्राम में आप देख रहे हो, एक इनपुट लेयर है, एक हमारी यहाँ पे आउटपुट लेयर है और एक ही हिडन लेयर है, और ये एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं हिडन लेयर्स। जैसे कि इसमें एक है बट वन या फिर वन से ज़्यादा भी हिडन लेयर्स हो सकती हैं, और सारी कंप्यूटेशंस इसमें हिडन लेयर में ही होती है। तो ये आउटपुट न्यूरॉन्स उसमें होते हैं इनपुट लेयर में, हिडन न्यूरॉन्स होते हैं हिडन लेयर में, आउटपुट न्यूरॉन्स होते हैं आउटपुट लेयर में। इसमें वेट्स होते हैं जो कि इनपुट लेयर पे अप्लाई होते हैं, जैसे वी आई जे करके, और डब्ल्यू जे के जो आउटपुट लेयर पे भी यहाँ वेट्स अप्लाई होते हैं डब्ल्यू जे के की तरह। तो ये हमने देखा मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको समझ में आ गया है यहाँ तक तो मुझे बताइएगा, लिख के न्यूरॉन वर्ड टाइप कर दीजिएगा, तो मुझे समझ आ जाएगा आपको यहाँ तक समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा वेटेड सम होता है वो इनपुट्स का ग्रेटर देन या इक्वल टू अगर ज़ीरो है तो आउटपुट्स हमारे वन हो जाते हैं, नहीं तो -1 हो जाते हैं, है ना। तो एडेलिन नेटवर्क बेसिकली अडेप्टिव लीनियर न्यूरल नेटवर्क है जो कि सुपरवाइज लर्निंग का यूज़ करता है। इसमें इनपुट या तो बाइनरी बाइपोलर या रियल वैल्यूड होता है ना। और जो बायस वेट होता है डब्ल्यू नॉट, उसकी जो इनपुट वैल्यू होती है एक्स नॉट इक्वल टू 1 ही होती है। और इसमें जैसे कि हम देख रहे हैं इनपुट हो गया, वेट्स हो गया, यहाँ पे समेशन हो रहा है ना, और समेशन हो रहा है, उसके बाद थ्रेशोल्डिंग फंक्शन जो कि एक्टिवेशन परफॉर्म करता है, फिर आउटपुट हो रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्पिटिटिव लर्निंग क्या है, ये एक तरीके की एमएल टेक्निक है, मशीन लर्निंग बेस्ड है, जिसमें कि हम एक सेट ऑफ न्यूरॉन्स जो होते हैं compete करते हैं एक दूसरे से ताकि वो एक्टिवेट हो पाए इनपुट डेटा के यूज़ करके, है ना। सेट ऑफ न्यूरॉन्स वो एक दूसरे से लड़ते हैं कि पहले हम एक्टिवेट होना चाहेंगे, तो सिर्फ एक ही न्यूरॉन एक्टिवेट होता है एक बार में। इसीलिए कंपटीशन किस चीज़ पे बेस किया जाता है, वो इस पे बेस किया जाता है, एक सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं जो कि बताते हैं कि कौन सा न्यूरॉन पहले एक्टिवेट होगा। तो ये कंपटीशन जो होता है ये इस बेसिस पे किया जाता है, ये मेज़र करते हैं हम कि किस सिमिलैरिटी क्या है इनपुट डेटा के बीच में, और वेट्स कितने लगाए गए हैं हर न्यूरॉन पे, सिमिलैरिटी कितनी है इनपुट डेटा के बीच में, और वेट्स कितने अप्लाई किए गए हैं हर न्यूरॉन पे, राइट। तो इसका ज़्यादातर या फिर कई बार अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टास्क के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि क्लस्टरिंग हो गया या फिर फीचर एक्सट्रैक्शन हो गया। इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉम्पिटिटिव लर्निंग को। इसका यूज़ इसलिए भी किया जाता है कि हम हिडन स्ट्रक्चर्स या फिर पैटर्न्स को निकाल सकें डेटा से, जबकि हमारे पास डेटा लेबल्ड नहीं भी है तब भी हम उसमें हिडन स्ट्रक्चर्स या पैटर्न्स फाइंड कर सकें। इसका यूज़ बेसिकली हम इमेज या फिर स्पीच रिकॉग्निशन में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ लेबलिंग नहीं होती है इमेज वगैरह में, तो हम हिडन पैटर्न्स या स्ट्रक्चर्स फाइंड कर सकते हैं उसमें से। तो ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि सेट ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से compete करते हैं ताकि हम एक्टिवेट हो पाए बाय द यूज़ ऑफ इनपुट डेटा। एंड जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो न्यूरॉन्स को समझ में आ जाता है कि अगर उनको स्पेशलाइज्ड बनना है रिकॉग्नाइजिंग में, लर्न मतलब वो कैसे बन सकते हैं स्पेशलाइज्ड रिकॉग्नाइजिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डेटा। इसका यूज़ करके एक मॉडल लर्न कर लेता है कि कैसे उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डेटा को रिकॉग्नाइज करना है, राइट। फिर आ जाता है हमारा कन्वर्जेंस। तो ये बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम है, बेसिकली कन्वर्जेंस बैक प्रोपगेशन को इम्प्लीमेंट करने की एल्गोरिदम है जो कि इम्प्लीमेंट करती है ग्रेडियंट डिसेंट सर्च। एक प्रोसेस में ग्रेडियंट डिसेंट सर्च लगाई जाती है ताकि सारे जो भी पॉसिबल नेटवर्क वेट्स का जो हमारे पास कलेक्शन या फिर स्पेस है वहाँ पे इटरेटिवली हम रिड्यूस कर देते हैं एरर ई को बिटवीन द ट्रेनिंग एग्जाम्पल टारगेट वैल्यू एंड द नेटवर्क आउटपुट्स, है ना। तो जो भी हमारा पॉसिबल नेटवर्क वेट्स हैं, है ना, उसमें हम एरर को रिड्यूस कर देते हैं बाय ट्रेनिंग द एग्जाम्पल टारगेट वैल्यू एंड द नेटवर्क आउटपुट्स।
बैक प्रोपगेशन जो होता है मल्टीलेयर नेटवर्क्स में वो ओनली is only guaranteed to converge towards some local minimum in E and not necessarily to the global minimum error, है ना। तो कन्वर्जेंस से हम बेसिकली एरर्स को रिड्यूस करते हैं। तो गाइज ये एक आप लोगों के लिए चैलेंज है कि आप लोग जनरलाइजेशन टॉपिक को रील्स, पोस्ट, वीडियो या फिर स्टोरी किसी भी फॉर्म में एक यूनिक तरीके से एक्सप्लेन करके मेरे इंस्टा अकाउंट को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको उसको टैग करिए, इंस्टा पे पोस्ट करिए, है ना। तो पब्लिक प्रोफाइल होनी चाहिए उसके लिए आपकी, है ना। तो अगर आपका पोस्ट सोशल मीडिया पे, आप मुझे टैग करिए इंस्टा पे, एक्सप्लेनेशन करिए इस टॉपिक का। तो जो बेस्ट एंट्रीज होंगी, क्रिएटिव होंगी, प्लेगैरिज्म फ्री होंगी, उनको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दिया जाएगा, जो कि आप रिज्यूमे में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। नहीं तो जो अगर और अदर पार्टिसिपेंट्स को भी, सभी की जिनकी वैलिड एंट्री होगी, उनको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया जाएगा। एक तरीके से आप इसमें सर्टिफाइड हो जाएंगे और अपने लर्निंग का प्रूफ दे सकते हैं, राइट। तो इसके लिए आप जनरलाइजेशन टॉपिक को एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके मुझको इंस्टा पे टैग करिए, ठीक। तो फिर आगे बढ़ते हैं। पीसीए क्या होता है? प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का बेसिकली यूज इसलिए होता है ताकि डेटा कंप्रेशन में यूज़ किया जाता है इसका, फीचर्स को इसी डेटा से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, फिर डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस करने के लिए डेटा में। इसमें बेसिकली ये जो सेट ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं एक दूसरे से लड़ते हैं ताकि उनको पहले एक्टिवेट होना है, क्योंकि इनपुट डेटा से, है ना। और जो जैसे जैसे टाइम बीतता है न्यूरॉन्स हो जाते हैं, तरीके से स्पेशलाइज हो जाते हैं ताकि वो डिफरेंट टाइप्स के डेटा को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं खुद से ही। जो पीसीए होता है ये लिमिटेड हो सकता है बाय इट्स लीनियर नेचर एंड मे नॉट बी एबल टू कैप्चर कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स। मतलब पीसीए में भी एक लिमिटेशन है कि ये कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स को डेटा में नहीं फाइंड कर सकता है। बाय कंबाइनिंग पीसीए को अगर हम न्यूरल नेटवर्क में कंबाइन कर दें तो नेटवर्क हो सकता है कैप्चर कर सकें इन कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को, और ये एक्यूरेसी बढ़ा देता है हमारे पीसीए मॉडल्स की, है ना। पीसीए का यूज़ इसलिए भी होता है ताकि हम रिड्यूस कर सकें डायमेंशनलिटी ऑफ द डेटा बिफोर फीडिंग इट इनटू अ न्यूरल नेटवर्क, राइट। तो बेसिकली डेटा कंप्रेशन के लिए यूज़ होती है, फीचर एक्सट्रैक्शन या डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए पीसीए का यूज़ किया जाता है। तो डायमेंशनल रिडक्शन होता क्या है? जब हम पैटर्न रिकॉग्निशन कर रहे होते हैं किसी डेटा में, डायमेंशनल रिडक्शन किया जाता है, और इसमें तरीके से हम जो डेटा होता है ना, डेटा सेट, उसको, उसमें काफ़ी डायमेंशंस होती हैं, तो उस हायर डायमेंशनल डेटा को लोअर डायमेंशनल डेटा में कन्वर्ट करा जाता है डायमेंशनल रिडक्शन में। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इंश्योर करता है कि कन्वर्टेड डेटा सेट जो होता है सिमिलर इन्फॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे से दे, मतलब क्योंकि हमारा डेटा सेट है वो हमारी इन्फॉर्मेशन को कंसाइसली डिस्प्ले करे। कुछ बेनिफिट्स होते हैं इसके, ये होता है कि डेटा को कंप्रेस कर देता है, इसीलिए इसको हम कम जगह में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि आपके डेटा की ऑब्वियसली जो डायमेंशनैलिटी है तो वो रिड्यूस हो गई है। ये रिड्यूस कर देता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटेशन, क्योंकि डेटा लेस डायमेंशन का, इसलिए उसमें काफ़ी कम कंप्यूटेशंस भी लगेंगे और टाइम भी कम लगेगा। अब मान लो आपका जो डेटा है उसमें आपको एलिमिनेट करने हैं रिपीटेशन या रिडंडेंसी, तो भी आप डायमेंशनलिटी रिडक्शन का एक बेनिफिट ही मान सकते हैं इसको। और डायमेंशनल रिडक्शन से बेसिकली आपका मॉडल का परफॉर्मेंस वो भी इम्प्रूव हो जाता है एक तरीके से, राइट। डायमेंशनल रिडक्शन टेक्निक्स में क्या क्या होती है? एक होता है पीसीए होता है, और एक हो जाता है आपका फिशर लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, है ना। तो पीसीए जो होता है एक डायमेंशनल रिडक्शन टेक्निक है, ये द फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट अकाउंट्स फॉर मोस्ट ऑफ द, इसमें हम प्रिंसिपल कंपोनेंट निकालते हैं डेटा में से, मतलब एक बहुत ही बड़ा ऐसा डेटा निकालते हैं जो कि पूरे डेटा को डिफाइन करता है। फिर दूसरा प्रिंसिपल कंपोनेंट निकालते हैं टू बेस्ट कैप्चर द वेरिएंस इन द डेटा। मतलब एक डेटा सेट में सिर्फ दो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी, अगर टू डायमेंशनल डेटा सेट की बात की जाए। तो पीसीए एल्गोरिदम जो होती है उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मतलब इस बेसिस पे एक न्यूमेरिकल तो आ सकता है, इसीलिए ये टॉपिक का और ये स्टेप्स तो आपको पता होने चाहिए, राइट। तो इसमें पहला स्टेप होता है कि हम पहले डेटा फाइंड करते हैं कि हमें किस डेटा पे काम करना है।
किस डेटा पे पीसी लगाना है, ये क्वेश्चन में दिया रहता है। फिर उसके बाद हम उसमें मीन वेक्टर फाइंड करते हैं, है ना। फिर उसके बाद स्टेप 3 में हम उसमें से सब मीन वेक्टर होता है उसकी वैल्यू अपने गिवन डेटा में से निकाल लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो होता है हम कैलकुलेट करते हैं कोवेरिएंस मैट्रिक्स। उसके बाद हम आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं कोवेरिएंस मैट्रिक्स से। उसके बाद हम कंपोनेंट्स को चूज करते हैं और एक फीचर वेक्टर बना देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक न्यू डेटा सेट को हम डिराइव करते हैं। जो हम लोगों ने देखे ये जो पीसीए के स्टेप्स अभी तक, तो उसके बेसिस पे जो एक न्यूमेरिकल है, मैं आपको वीडियो के एंड में एक न्यूमेरिकल उसका डेमो दूंगी, तो उसके लिए आप ट्यून रहिए वीडियो में। आगे हम देखते हैं टॉपिक फजी लॉजिक। फजी लॉजिक, फजी वर्ड मतलब होता है ना कि धुंधला या फिर नॉट क्लियर। तो फजी लॉजिक एक तरीके से लॉजिक है जो कि मतलब हाई डिग्री की ट्रुथ बताता है। जैसे कि कोई हमारा वैसा सिंपल लॉजिक वो सिर्फ ट्रू या फॉल्स बताता है, बट फजी लॉजिक ये भी बताता है कि कितनी डिग्री ऑफ ट्रूथनेस है, कितनी डिग्री ऑफ फॉल्सनेस है। इसका यूज होता है मशीन लर्निंग में टू एक्सट्रैक्ट फजी मॉडल्स फ्रॉम डेटा। फजी मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कि फजी लॉजिक का यूज करता है प्रेडिक्शंस करने में और डिसीजंस देने में अनसर्टेन और इनकम्प्लीट डेटा के केस में। एक बार हम मेंबरशिप फंक्शंस को डिफाइन कर लेते हैं, हम फजी इन्फेरेंस का यूज़ करते हैं प्रेडिक्शंस देने के लिए और डिसीजंस को लेने में इनपुट डेटा के बेसिस पे। जो फजी इन्फेरेंस होता है, इसमें हमारा मेंबरशिप फंक्शंस बेसिकली यूज़ होते हैं हमारे फजी लॉजिक्स में। तो इसमें डिटरमाइन करता है कि कितनी डिग्री ऑफ मेंबरशिप है हर डेटा की किसी भी कैटेगरी में, है ना। और फिर उस मेंबरशिप्स को हम कंबाइन कर देते हैं डिसीजन लेने के लिए फाइनल, है ना। तो हम देखते हैं स्टोकेस्टिक सर्च मेथड्स क्या होते हैं। स्टोकेस्टिक सर्च मेथड्स बेसिकली एक तरीके के क्लास ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स हैं जो कि प्रोबेबिलिस्टिक, एक तरीके से ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स हैं जो कि डेटा को या फिर मशीन लर्निंग को ऑप्टिमाइज करती हैं। ये बेसिकली प्रोबेबिलिस्टिक टेक्निक से यूज़ करती हैं कि किसी भी सर्च करने के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन किसी लार्ज सर्च स्पेस या फिर डेटा में, है ना। ये मेथड्स होते हैं कॉमनली यूज़ होते हैं हमारे मशीन लर्निंग में, ताकि हम एक बेस्ट सेट फाइंड कर सकें पैरामीटर्स का किसी मॉडल के लिए, और जैसे कि वेट्स इन अ न्यूरल नेटवर्क और द पैरामीटर्स इन अ रिग्रेशन मॉडल, है ना। एक कॉमन स्टोकेस्टिक सर्च मेथड को, जो एक बहुत ही कॉमन स्टोकेस्टिक सर्च मेथड है वो है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम, एसजीडी एल्गोरिदम। इसका यूज़ होता है, इस मेथड में बेसिकली ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज किया जाता है by iteratively updating the parameters in the direction of the negative gradient of the objective function, है ना। तो बेसिकली इसमें यही होता है एसजीडी एल्गोरिदम का यूज़ करके, राइट। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये कंटेंट यूजफुल लगा होगा। अगर लगा है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। और गाइस प्लीज़ वो जो मैंने आपको चैलेंज इस वीडियो में बताया उसको आप ज़रूर इंस्टा पे मुझे टैग करके कंप्लीट करिए और अपना सर्टिफिकेट क्लेम करिए। थैंक यू।